चाल। चलो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जीओसी का आगे का टॉपिक। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो देख चुके थे कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 एटम के कार्बन और उसके साथ कोई दूसरा एटम जुड़ा हुआ है तो दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण प्लस और माइनस उत्पन्न होता है। ये जो पोलैरिटी उत्पन्न होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, उसे ही हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। और ये 2 प्रकार के होता है, प्लस आई और माइनस आई। अगर कोई एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, कार्बन पॉजिटिव, ग्रुप निगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई। और जब कोई एटम कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो उसके इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो कार्बन पर निगेटिव और उस ग्रुप पे पॉजिटिव, और इसे हम लोग बोलते हैं प्लस आई। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल जो है इंडक्टिव इफेक्ट से इसी टॉपिक से आते हैं। आपसे डिफिनेशन कोई नहीं पूछने जा रहा, आप डिफिनेशन वगैरह आईएससी के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, नीट जेईई के एग्जाम में इसके एप्लीकेशन से सवाल आते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट के एक एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखो। चलो शुरू करते हैं। प्रेरक या प्रेरणिक प्रभाव दोनों बोल सकते हैं कि अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे है। उसकी अम्लीयता ज्ञात करनी है, अम्लीयता ज्ञात करनी है कि कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल कितना अम्लीय है। अब जैसे देखो अपने पास 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अब उन चारों में कौन ज्यादा मजबूत अम्ल है, कौन कमजोर अम्ल है, ये चेक करने में आपको मदद पहुंचाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो हेडिंग लगा लो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बात को आप ये समझो कि एक अच्छा अम्ल कौन होता है, बताओ। चलो आपसे सवाल है, अच्छा अम्ल कौन होता है? गुड एसिड हम किसे कहते हैं, बताओ। तो अच्छा अम्ल वो होता है जो आसानी से H+ मुक्त करे, आसानी से H+ मुक्त करे, इजी रिमूव ऑफ H+। तो जो अम्ल जितना आसानी से H+ को छोड़ देगा वो उतना बढ़िया एसिड होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ये आपके लिए की कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अच्छा एसिड वो होगा जो आसानी से H+ का त्याग करे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास एक एसिड है, जैसे CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। आप सब जानते हो इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक अम्ल। हमें चेक करना है एसिडिटी। ठीक, तो ये एसिटिक एसिड कब है? इसको अम्ल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा। तो आप देखो जब ये H+ आयन देगा तो क्या बनाएगा? CH3 6 डबल बॉन्ड O- और यहां से कौन निकल गया? H+। ठीक है, एक जो है ये एसिटिक एसिड है ओरिजिनल,
H प्लस बाहर निकल गया और ये यहाँ पे एनायन बच गया। H प्लस देता है, इसके वजह से ये अम्ल है। अब इसमें देखो हम दो काम करते हैं। एक काम करते हैं कि यहाँ पे CH3 था, इसको H हटा के और यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और H बना देते हैं। और एक बार इसमें क्या करते हैं कि एक और मिथाइल जोड़ देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान से देखा जाए, फिर हम आपको नोट करने के लिए टाइम देंगे, चिंता ना करें आप। देखो ध्यान से, ये है आपका ओरिजिनल एसिटिक एसिड और ये एसिटिक एसिड है ऊपर वाला और इसमें हमने F जोड़ा और यहाँ पे यहीं तक आपका ओरिजिनल वाला है और हमने इधर क्या जोड़ा है, CH3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि देखो ये 3 एसिड है आपके पास, 3 एसिड है, ये A है, ये B है और ये C है। बताओ तीनों में अच्छा एसिड कौन है? तीनों एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी है, ये भी है। तो हमें चेक करना होगा कि इन तीनों में कौन जल्दी H प्लस का त्याग करता है, आसानी से H प्लस डोनेट करता है। दानवीर कौन है इसमें? ठीक है, आपको क्या चेक करना है, कौन इसमें दानवीर है। तो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला हम बता देंगे कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रख लोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझो, फिर फॉर्मूला पे भी आएंगे। तो आप यहाँ ध्यान दो, ए बॉन्ड है, यहाँ पर ए बॉन्ड है और यहाँ पर ए बॉन्ड है। यही वो बॉन्ड है जो H प्लस को बांध के रखा है, ठीक है। और ये जो माइनस है, यही माइनस है जो H प्लस को बांध के रखा था। ये माइनस का मान जितना अधिक होगा उतना मजबूती से H प्लस को बांध के रखेगा और ये माइनस जितना कमजोर होगा उतना H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। समझना बात को, ये माइनस जो है, ये माइनस ऑक्सीजन पे जो आपको दिख रहा है H प्लस निकलने के बाद, यही वो बल्ला था, यही वो रस्सी था, यही वो पगाहा था जो H प्लस को बांध के रखा था। तो ये रस्सी जितना मजबूत रहेगा H प्लस का निकलना उतना ही कठिन होगा और रस्सी अगर कमजोर हो गया तो H प्लस आसानी से निकल जाएगा। तो अब सुनो, यहां पे हमने क्या जोड़ा है भाई, F जोड़ा है, यहां पे क्या जोड़ा है, CH3 और यहां पे कुछ भी नहीं जोड़ा है, ओरिजिनल है, ठीक। तो आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो F है, F वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव? माइनस आई। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एल्कोहल, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोस, साइनाइड, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। कार्बन से जुड़ेंगे और कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस आई प्रभाव। फिर जितना भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी मिथाइल वाले जितने भी होंगे, कार्बन वाले, वो सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप सर्च करके जो इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप है वो देख सकते हो, तब इस वीडियो में समझ में आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इसको देखने से। तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को और ये कौन सा प्रभाव दिखाएगा, प्लस आई। फ्लोरीन कौन सा प्रभाव दिखाएगा, माइनस आई, यानी ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब बात को समझना, देखो यहां पे एसिड है तो H प्लस तो जाएगा भाई, H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा और ये माइनस आएगा। यहां से भी H प्लस जाएगा और ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब
कौन H+ को बांध के रखा था बताओ, H+ को कौन बांध के रखा था? यही ना वो माइनस था जो H+ को बांध के रखा था। तो अब चेक करते हैं, देखो यहां पे क्या हो रहा है। एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जब एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या करेगा कि इस माइनस को थोड़ा छोटा बना देगा। इस माइनस को, माइनस किसके वजह से है? माइनस इलेक्ट्रॉन के वजह से है। माइनस किसके वजह से है? इलेक्ट्रॉन के वजह से है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चल गया H+ के रूप में, तो ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके वजह से माइनस है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? -I प्रभाव के कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा इस माइनस को कम कर देगा। अब जब माइनस को कम कर देगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। यही माइनस था जो H+ को बांध के रखा था। तो फ्लोरीन ने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रॉन को, चूंकि फ्लोरीन -I ग्रुप है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया तो H+ आसानी से निकल जाएगा क्योंकit ये माइनस कम हो गया। अब इसमें चेक करो, यहां पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन घनत्व या डेंसिटी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और H+ इजीली रिमूव हो जाएगा। H+ आसानी से निकल जाएगा। यहां पे क्या होगा? E- है जो H+ को बांध के रखा था। ई मिथाइल भाई साहब कौन से ग्रुप है? +I ग्रुप। और ये और इलेक्ट्रॉन देंगे, मिथाइल क्या करेगा? कार्बन को और इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये और लफड़ा बढ़ा दिया कि ऑक्सीजन के पावर को और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन देके और ऑक्सीजन के पावर को और क्या किया? बढ़ा दिया। तो जब ऑक्सीजन के पावर को बढ़ा देगा तो क्या H+ को आसानी से निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा और H+ का निकलना कठिन होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर -I होगा तो H+ आसानी से निकल रहा है और जब +I होगा तो H+ आसानी से नहीं निकलेगा। तो इन दोनों में तो कंफर्म हो गया कि अच्छा एसिड कौन है? A वाला है। A अच्छा एसिड है, B जो है अच्छा एसिड है, C अच्छा एसिड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब अगर तीनों में पूछा जाए, तीनों में, तो देखो E आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये अच्छा एसिड है और यहाँ पे माइनस बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं बढ़ाया है, ये तो ओरिजिनल है। तो सबसे अच्छा एसिड E होगा, B, उसके बाद A होगा और उसके बाद C होगा। यानी जो आपका ऑर्डर होगा आंसर का, वो सबसे बढ़िया एसिड होगा B, उसके बाद कौन होगा? A और सबसे खराब एसिड होगा C। तो इस तरह से आप बिना किसी फार्मूला के किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीयता का जांच कर सकते हो। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये निकला कि अगर -I प्रभाव होगा खींचने वाला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीयता को बढ़ा देगा। जब +I प्रभाव होगा तो अम्लीयता को कम कर देगा। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकला। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो इसका इतना, चलो जल्दी करो। हो गया? अच्छा, यहां से यही ओरिजिनल है, इंपोर्टेंट है इसका। हो गया? चलो, तो अब आप यहां से याद रखना कि, तो आप ध्यान रखना, हम देख रहे हैं कि -I बढ़ेगा तो
अम्लीयता अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, -I प्रभाव होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, तो यहां से क्लियर पता चला कि -I प्रभाव कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता एसिडिटी को बढ़ाता है। तो हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I का। इस बात को दिमाग में जितना जल्दी फिट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इस बात को जितना जल्दी दिमाग में बैठा लोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी -I के बढ़ने से बढ़ेगा और +I के बढ़ने से घटेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला, जैसे देखो इधर लिखते हैं प्रभाव और यहां पे लिख देते हैं अम्लीयता। ठीक है, तो अगर -I प्रभाव होगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। अगर +I प्रभाव होगा तो अम्लीयता घटेगी। इतना ध्यान रखना। -I अम्लीयता को बढ़ाएगा, +I अम्लीयता को कम करेगा। ठीक है, अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। एक तो पहले देखें, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलो बढ़ते हैं। देखो, अपने पास है CH3 CH2 COOH और इसको मानो A, और एक है CH3 CHCl COOH, A है B। आपको बताना है इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है। उसके बाद एक कंपाउंड यहां पे है और एक फ्लोरीन है और एक COOH और यहां पे फ्लोरीन है। ये A है और ये B है। उसके बाद एक तीसरा सवाल है आपके लिए, NO2 और यहां पे है आपका CO। A है और एक B है। ये 3 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। चलो पहला में बताओ, फर्स्ट वाला में A और B में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो आप देख रहे हो कि देखो, पहले तो आप एसिड ओरिजिनल एसिड पहचानोगे और उसके बाद देखेंगे कि कहां पे एक्स्ट्रा कोई ग्रुप जुड़ा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, ये अपना ओरिजिनल वाला है और यहाँ पर भी यही ओरिजिनल वाला है। एक एक्स्ट्रा ग्रुप आपको कौन देखने को मिल रहा है, Cl। अब Cl जो है कैसा प्रभाव करता है, माइनस है।
ठीक है, ये पिछले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये माइनस आई उत्पन्न करता है और हम जानते हैं कि माइनस आई से एसिडिटी बढ़ता है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ए और बी में कौन अच्छा एसिड है? बी। हमें क्या पहचानना है? गुड एसिड, गुड एसिड। तो बी अच्छा एसिड है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो है फ्लोरीन इसमें भी है और फ्लोरीन इसमें भी है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा? तो हम आपको एक इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, याद रखें। ट्रिक, कौन ट्रिक? कौन ट्रिक? कमेंट में बताना जरा ट्रिक का नाम। ट्रिक है DNP। DNP, डी का मतलब हो गया डीके चंदन, नहीं, डीके चंदन तो मेरा नाम है। डी का मतलब हो गया डिस्टेंस, दूरी। एन का मतलब क्या मतलब? बताओ क्या मतलब? नंबर, संख्या। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर। और पी का मतलब हो गया बच्चों पावर। ठीक, तो सबसे पहले आप देखोगे दूरी। आप जानते हो ना इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पे निर्भर करता है। पहला कार्बन पे खूब लगता है, दूसरा कार्बन पे थोड़ा सा कम, तीसरा कार्बन पे और बहुत कम, और 3 कार्बन के बाद इसकी कटिया धार हो जाती है। तो सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस, फिर देखना है नंबर, फिर देखना है पावर। तो डिस्टेंस देख लेंगे कि कार्बन ये जो ग्रुप जुड़ा है उससे कितना नजदीक है। अगर दूरी से ना पता चले तो संख्या देखेंगे कि कहां पे संख्या ज्यादा है, और अगर संख्या से भी ना पता चले तो फिर क्या करेंगे? पावर देखेंगे कि कौन सा ग्रुप का पावर है। और पावर का हमने जो वो सीरीज ग्रुप बताया था कि किसका माइनस आई ज्यादा होता है और किसका कम, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे आप जरा ध्यान से देखो बच्चों कि ये 1 2 तीसरे कार्बन पे फ्लोरीन है। सॉरी, जब गिनती ही कर रहे हो तो सही करो। यहां से 1 2 3 कहां पे है? 4 पे, और इसमें 1 2 3 4, तो कहां पे है? कहां पे है? 2 पे है। इसमें 2 पर है और इसमें 3 पर है। 4 पे है। तो है तो दोनों माइनस आई। फ्लोरीन यहां भी माइनस आई उत्पन्न करेगा और यहां भी माइनस आई उत्पन्न करेगा, और माइनस आई से एसिडिटी बढ़ता है तो एसिडिटी तो ये दोनों जगह बढ़ाएगा। लेकिन एक जो है नजदीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पे निर्भर करता है, इसलिए जहां नजदीक रहेगा ग्रुप वो बढ़िया एसिड होगा। तो इसका आंसर होगा बी और ए। क्या आंसर होगा? बी और ए। ठीक, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जरा ध्यान दो, इसमें भी 1 2 3 4 पोजीशन पे नाइट्रो है और इसमें भी 4 पोजीशन पे क्लोरो है। तो दूरी तो बराबर है, और नंबर भी बराबर है। इसका भी क्लोरीन एक ही है, यहाँ भी क्लोरीन, ये नाइट्रो एक ही है, तो नंबर भी बराबर है। तो आप क्या करें? आप देखेंगे पावर कि नाइट्रो और क्लोरो में किसका पावर ज्यादा है। तो आप देखोगे एक सिंपल वाला याद रखो ना, CnO2, उसके बाद Cn, उसके बाद COOH, उसके बाद CHO, इस तरह से आगे फिर एल्कोहल वगैरह आएगा। तो नाइट्रो जो है इन सब ग्रुप में जो फेमस ग्रुप है उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो आपका जो अच्छा एसिड होगा ये वाला, क्योंकि ये भी माइनस आई करता है और ये भी माइनस आई करता है। तो जब दोनों माइनस आई करता है तो अब जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा अम्लीय कर देगा। तो माइनस आई की वजह से अम्लीयता बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो अब इसका एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो कुछ और क्वेश्चन देखिए।
चारों को आपको एसिडिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, ए बी सी डी। ठीक, तो इनमें चारों में बताओ कौन अच्छा एसिड है और कौन खराब एसिड है। चलो जल्दी करो। तो देखो, ये क्या करेगा, CH3 है तो प्लस आई है, Cl माइनस आई है, यहां भी Cl है तो माइनस आई है, यहां NO2 है तो माइनस आई है। ठीक है, तो अब इन तीनों में हम क्या करेंगे कि इन तीनों में देखो, यहां तो डिस्टेंस लग जाएगा कि क्लोरीन यहाँ पे है और ये क्लोरीन एक आगे है, तो इन दोनों में तो डिस्टेंस वाला फैक्टर लग गया, पता चल गया कि बी सी से बढ़िया एसिड है। अब इन तीनों में अगर चेक करते हो, इनमें और इनमें, तो देखो क्लोरीन जो है उससे ज्यादा पावर किसका है, नाइट्रो का पावर क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो जो ग्रुप लिखे थे ना उसमें आप और जोड़ सकते हो आगे, क्लोरीन क्लोरीन उसके बाद OH वगैरह आता है। तो NO2 का पावर जो है क्लोरीन से ज्यादा है, तो माइनस आई अम्लीयता, देखो माइनस आई प्रभाव है, अम्लीयता बढ़ा देगा, ये भी बढ़ा देगा, ये भी बढ़ा देगा, और ये तो घटा देगा, प्लस आई प्रभाव अम्लीयता कम कर देता है। तो इन तीनों में पहले चेक कर लो, तो इसका पावर ज्यादा है, नाइट्रो का पावर ज्यादा है, तो डी तो भैया सबसे अच्छा एसिड हो गया। फिर इन दोनों में देखेंगे तो इसमें क्लोरीन नजदीक है, इसमें दूर है, तो बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, और सबसे खराब एसिड कौन हुआ, ए हो गया। आई होप अब आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर लिख लेना, एक बार समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड, चलो इसमें बताओ, फिर एक और देते हैं। चलो तीन चारों में बताओ, ए बी सी, और यहां पे ए बी सी और डी। आपको दो क्वेश्चन है, दोनों में बताना है किसका एसिडिटी अधिक होगा। तो जल्दी करो, एक बार सोल्व करो खुद से। देखो कौन सा ग्रुप है, माइनस है, यहां पे कौन सा ग्रुप है, माइनस है, और यहां पे कौन सा ग्रुप है, प्लस है। इसका तो कहानी खत्म है, ये सबसे खराब एसिड होगा, क्योंकि प्लस आई से एसिडिटी घटता है। अब इन दोनों में देखो माइनस आई है, तो दोनों का एसिडिटी बढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं पावर का, यहां भी एगो है, यहां भी एगो है, तो पावर ही लगेगा। तो पावर किसका ज्यादा है भाई, NO2 का पावर Cl से ज्यादा है। तो जब NO2 का पावर Cl से ज्यादा है, तो इन दोनों में कौन अच्छा एसिड हुआ, ए, उसके बाद बी, और ये तो सबसे खराब है, गया गुजरा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए बना। फिर चौथा देखो, चेक करते हैं, NO2 माइनस आई, माइनस आई, ये फ्लोरीन माइनस आई, यहाँ पे कोई नहीं, कोई भी नहीं, ना प्लस आई ना माइनस आई, क्योंकि कुछ भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, और इसमें क्या है, प्लस। ठीक, तो अब चेक करना, माइनस आई के कारण एसिडिटी बढ़ता है, तो ये दोनों तो बहुत अच्छा एसिड हो गया। ये जैसा था वैसा है, ना बढ़ा है ना घटा, और इसका तो घट गया।
तो पहले तो देखो ना, यहीं पे क्लियर हो गया, डी सबसे खराब, और इन दोनों में बढ़ा है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इससे अच्छा कौन हुआ? डी से अच्छा कौन हुआ? सी। ठीक है, उसके बाद अब देखो ए और बी में दोनों में एसिडिटी बढ़ा है क्योंकि दोनों में माइनस आई है। तो हम बोले थे ना, पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो अगर डिस्टेंस को यहाँ पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि दो ग्रुप है यहाँ पे, तो नंबर तो चेक कर सकते हैं ना। तो नंबर यहाँ देखो कै गो NO2 है, 2 है, और यहाँ पे एक ही माइनस आई है, इसीलिए ए ज्यादा होगा बी से। इसका सही आंसर होगा ए बी सी। सबसे ज्यादा एसिडिक ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी फाइंड कर सकते हो कि कौन अच्छा एसिड है और कौन खराब एसिड है। ठीक है, चलो। अच्छा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं, आप इसके द्वारा एल्कोहल का भी एसिडिटी का जांच कर सकते हो। एल्कोहल में भी आप ए लगा सकते हो, RCH2OH है, तो इसमें भी तो वही बात है ना, RCH2O माइनस प्लस H प्लस। तो यहां भी वही कहानी है कि अगर माइनस आई रहेगा, माइनस आई ग्रुप रहेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, और प्लस आई ग्रुप रहेगा तो एसिडिटी घट जाएगा। माइनस आई का एसिडिटी ज्यादा होगा और प्लस आई का कम होगा। यहां भी वही होगा। जैसे देखो, आपको मैं एग्जांपल दूं, CH2OH, और एक एग्जांपल दो CH3CH2OH। ठीक है, और एक एग्जांपल है CH3CH2CH2OH। अब इसमें बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कि A, B, C। ठीक है, तीनों एल्कोहल में कंपैरिजन करना है। तो आप पहले ओरिजिनल वाला चुन लो कि जो सब में रहना चाहिए, तो ओरिजिनल यही है, तो इसका कौन आएगा? ये आएगा। तो इसका कौन आएगा? ये आएगा। तो जो एक्स्ट्रा है वही आपका ग्रुप है, उसी को चेक करना है। तो आप जान रहे हो कि CH3 प्लस आई है, ये CH3 प्लस आई है, ये क्या है? माइनस आई, और ये क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, ना प्लस आई है ना माइनस आई, जीरो है, नील बटा सन्नाटा। तो अब बताओ कि अच्छा एसिड कौन है? तो ये तो भाई प्लस आई के कारण खराब हो गया, बढ़िया कौन हो गया? देखो तो सुंदर कौन लग रहा है, कौन चमक रहा है, क्रीम कौन मारा है? ये वाला। तो सबसे बढ़िया तो बी, उसके बाद सी, और इसका तो जिंदगी ठंड कर दिया मिठाई। ठीक है, तो BCA। ठीक है, BCA होगा इसका आंसर। आप एल्कोहल का भी एसिडिटी का कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये पहला एप्लीकेशन था। जल्दी से कमेंट में हम सब करके बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब दूसरा एप्लीकेशन की ओर। अब देखो, दूसरा एप्लीकेशन है कार्बेन आयन मुक्त मूलक का अस्थायित्व, यानी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़े थे, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन एंड फ्री रेडिकल, इसके द्वारा कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसका भी चेकआउट कर सकते हो। देखो, आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन किसको कहते हैं भाई? कार्बन पर प्लस आ गया उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व,
स्थायित्व वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई। ध्यान रहे, अगर कार्बोकेटायन की बात हो, कार्बन पर प्लस, तो प्लस आई इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई इसके स्टेबिलिटी को कम करेगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात हो, फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? तो कार्बन पे ना प्लस हो ना माइनस हो, ये वो बिंदिया सादा हो, इक्वली, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका भी स्टेबिलिटी जस्ट लाइक कार्बोकेटायन के जैसा होगा, प्लस आई बाई माइनस आई। प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, माइनस आई रहेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। और अगर आपसे कहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन किसको कहते हैं? कार्बन पर जब माइनस चार्ज आ जाता है। तो अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कहेगा बच्चों, तो ये माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर है? कार्बोकेटायन में प्लस आई बढ़ेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, फ्री रेडिकल में भी प्लस आई बढ़ेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और कार्बन आयन में माइनस आई बढ़ेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तीनों का कारण भी हम आपको समझा देंगे कि क्यों ऐसा होता है। पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। चलो, याद हुआ? बताओ तो एक बार बताओ। चलो, रैपिड फायर। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। ठीक, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का प्लस आई से बढ़ेगा, माइनस आई से घटेगा। कार्बन आयन का माइनस आई से स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी माने स्थायित्व, और प्लस आई से घटेगा। फ्री रेडिकल का भी प्लस आई से बढ़ेगा, माइनस आई से। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें इसमें। देखो एक है CH3 प्लस, दूसरा है CH3 CH2 प्लस, तीसरा है CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक, और इसमें A है, B है और एक C। फिर उसके बाद देखो, एक है CH3 CH2 CH2 प्लस, एक है CH3 CH3 CH2 प्लस, और एक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2। ठीक, और इसमें भी आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सुनो ध्यान से भाई, ये सब क्या है? कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है। ठीक है, कार्बोकेटायन है। और कार्बोकेटायन में हम बताएं कि प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो आप यहां पे देखो, ये CH3 पे प्लस है, यहां पे इस पे प्लस है और यहां पे इस पे प्लस है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ना प्लस आई ना माइनस आई। और इसमें आपका कौन सा प्रभाव हो रहा है? प्लस आई, क्योंकि CH3 है, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा। और यहां पर भी क्या हो रहा है? प्लस आई हो रहा है, लेकिन यहां पर दो कार्बन है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो कहां पर प्लस आई ज्यादा हो रहा है?
इसमें दो को मिलकर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब कारण समझो कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रहा है। किसी भी परमाणु पर अगर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। कोई भी परमाणु या कोई भी कंपाउंड पर अगर प्लस चार्ज रहे या माइनस चार्ज रहे तो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है बच्चों। तो यहाँ पे प्लस प्लस और प्लस, यही प्लस के कारण ये सब अस्थायी है, अनस्टेबल है। तो अगर कोई इसके प्लस को कम कर दे तो ये स्थायी हो जाएगा। ये प्लस के कारण अस्थायी है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को पैर में जख्म हो गया, घाव, तो पैर में घाव हो गया तो घाव के कारण अनस्टेबल महसूस कर रहा है, ना अच्छे से चल पा रहा है, ना अच्छे से बैठ पा रहा है, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दर्द कर रहा है, तो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अगर कोई दवाई या कोई ऐसा चीज जो उसके घाव को कम कर दे तो उसके स्थायित्व को बढ़ा देगा, उसको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो ये प्लस के कारण ये तीनों के अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तीनों के कुछ कुछ हो रहा है। तो अगर इस प्लस को कम कर दिया जाए तो इसको जो कुछ कुछ हो रहा है वो नहीं होगा। तो अब देखो, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। इस पे प्लस क्यों आया होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, कोई क्लोरीन क्लोरीन वगैरह कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो इसमें आ गया प्लस, यानी इसके पास प्लस की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके प्लस को थोड़ा कम करेगा कि नहीं करेगा, आप ही बताओ। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके प्लस को कम करेगा कि नहीं करेगा? तो जब प्लस को कम कर दिया तो अस्थायी हो गया, इसीलिए प्लस आई से अस्थायित्व तो बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। सी में दो को मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस को ज्यादा कम करेगा, ज्यादा अस्थायी। यहाँ पे ए को दे रहा है तो प्लस को यहाँ भी कुछ कम करेगा, ये भी अस्थायी। यहाँ पे प्लस को कम करने वाला कोई नहीं है, इसका ऐसे ही रहेगा, ये अस्थायी रहेगा। अब इसमें बताओ, इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको दो को नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये वाला ग्रुप तीनों में है तो इस ग्रुप को एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे प्लस आई हो रहा है, यहाँ भी प्लस आई हो रहा है लेकिन दो तरफ से, और यहाँ भी प्लस आई हो रहा है लेकिन तीन तरफ से। तो जहाँ पे ज्यादा प्लस आई होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस आई से स्टेबिलिटी क्यों आया? क्योंकि ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन देके उसके प्लस चार्ज को कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जरा इन तीनों में बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इन तीनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखा जाए ये माइनस आई है, यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे ही प्लस आई है। तो प्लस आई से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो सी तो सबसे ज्यादा अस्थायी हो गया, और ये माइनस आई को घटा देगा तो ये तो सबसे खराब हो गया। इसमें बल्कि जितना है उतना रहेगा, तो बी, और सबसे खराब कौन हो जाएगा? सबसे खराब, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका प्लस आई वाला और सबसे कम स्टेबल होगा माइनस आई वाला। ये है कार्बोकेटाइन का कहानी, कार्बोकेटाइन का कहानी है। आगे देखो, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है R CH2
प्लस आर आर CH प्लस और आर 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 C प्लस। इसमें देखो ध्यान से सुनना, एक नया बात बता रहे हैं। इसमें एक तरफ से एल्काइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है। इसमें दो तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसमें तीनों तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हमेशा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। काहे भाई? काहे कि प्लस आई है, एल्काइल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई है, प्लस आई है, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन देके प्लस को कम कर देगा। अब यही इसी प्लस के कारण तो ये अस्थायी है, तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस को कम कर देगा, अस्थायी हो गया। यहाँ पे 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, इधर प्लस आई, इधर प्लस आई, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ भी कुछ कम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये भी अस्थायी होगा लेकिन उससे कम। और इधर एक तरफ से देगा तो ये भी अस्थायी होगा लेकिन उससे कम। और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम ही होगा CH3+। तो ये ऑर्डर यही होता है स्टेबिलिटी का। सबसे कम कौन होगा? CH3+ जो है सबसे कम अस्थायी, और फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री और सबसे ज्यादा 3 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन का कहानी है। तो याद रखना, एग्जाम में कई बार डायरेक्टली आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कारण क्या है? प्लस आई प्रभाव। 3 तरफ से एल्काइल रहेगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इस प्लस का हालत खराब कर देगा, प्लस खत्म, स्टेबल हो गया। चलो आगे बात करते हैं। अपने पास CH3- है, फिर R CH2- है, फिर उसके बाद R CH- है, और उसके बाद R CR। ठीक है, ई क्या है बताओ? कार्बोकेटाइन है कि कार्बन आयन है? कार्बन आयन है, क्योंकि कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो कार्बन आयन है। अब हम बताए थे कि कार्बन आयन में स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी याद करो, प्लस आई से घटता है और माइनस आई से बढ़ता है। यह स्टेबिलिटी का कहानी है किसका? कार्बन आयन। कार्बन आयन में प्लस आई बढ़ेगा तो घट जाएगा स्टेबिलिटी, और माइनस आई बढ़ेगा तब बढ़ेगा। तो आप जरा ध्यान से सुनना, जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे CH3। हालांकि स्टेबल तो नहीं है, इन चारों में ज्यादा स्टेबल है CH3-। इससे कम स्टेबल होगा R CH2-, और इससे भी कम होगा R2 CH-, और सबसे कम होगा R3C-। मतलब कार्बोकेटाइन का जस्ट उल्टा। सबसे ज्यादा मिथाइल कार्बन आयन, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा? 3 डिग्री। कारण समझते हैं। देखो, इस सारे के सारे कंपाउंड अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है। जिस पे माइनस या प्लस आ गया वो अनस्टेबल होगा। तो माइनस तो सब पर है भाई, तो सब अनस्टेबल है। अगर माइनस को कम किया जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, माइनस को बढ़ा दोगे तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, नील बटा सनातन।
यहाँ पे R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन देके माइनस को और बढ़ा दिया, यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा और ज्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ पे तो तीन तरफ से दिया, इसको तो और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी निगेटिव चार्ज तो ऐसा नहीं कि माइनस चिन्ह बढ़ाने से कोई बढ़ जाता है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, तो जितना ज्यादा माइनस बढ़ गया उतना ज्यादा और अस्थायी हो गया, चार्ज खत्म होगा तब ना अस्थायी होगा। यहाँ तो चार्ज आप और बढ़ा रहे हैं, तो चार्ज बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, पहले से घाव था अब कैंसर बना रहे हो उसको, तो ये तो और ज्यादा खराब बात हो गया। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो एक कार्बोन आयन का कहानी है कि जितना ज्यादा एल्काइल जोड़ोगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी घट जाएगी, और कार्बोकेटायन में जितना ज्यादा एल्काइल जोड़ोगे इथाइल इथाइल उतने ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और एक लास्ट बच गया, कौन भैया, कौन बच गया, फ्री रेडिकल। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ये है मिथाइल का एक फ्री रेडिकल, ये है RCH2 1 डिग्री, ये है RCHR 2 डिग्री, और ये है RCR। तो फ्री रेडिकल में भी हम क्या बताए थे, फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी होता है वो भी हम लोगों ने देखा कि प्लस आई से ही बढ़ता है और माइनस आई से घटता है। प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस आई हो रहा है, यहाँ पे दो तरफ से प्लस आई हो रहा है, और यहाँ पे तीन तरफ से प्लस आई हो रहा है, ठीक है। तो अगर फ्री रेडिकल का भी पूछिए, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा, ठीक है। तो प्लस आई के बढ़ने से फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल डिग्री। तो ये हो गया बच्चों आपका इंटरमीडिएट जो था रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन का स्थायित्व प्लस आई बढ़ने से बढ़ेगा, माइनस आई बढ़ने से घटेगा। कार्बन आयन का माइनस आई से बढ़ेगा, प्लस आई से घटेगा, और फ्री रेडिकल का भी प्लस आई से बढ़ेगा और माइनस आई से घटेगा। अब चलो एमीन की क्षारीयता, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एमाइन, ठीक है। एमाइन किसको कहते हैं, देखो आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ये है अमोनिया का बहन अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया। अमोनिया में आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टिकली साटे हुए रहता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का कहानी क्या है इधर समझा देते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 5। तो बाहरी सेल में, ये बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। जब हम अमोनिया बना रहे हैं तो हमने हाइड्रोजन कितना लिया, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन लिया 3, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रख दिए, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या हुआ बच्चों कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हुआ, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। देखो 5 खुद का और 3 हाइड्रोजन से ले लिया, 5 और 3 8। तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं बच गया, बताओ। ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ना,
यही 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। अब इसका नाम क्या है वो देखो, कि जो इलेक्ट्रॉन बच गया इसको हम कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं? लॉन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अमोनिया में NH3 में अगर आपसे पूछे कोई कि लॉन पेयर कितना होता है, एक पेयर माने जोड़ा, दो मत बोल देना कि जोड़ा है, पति पत्नी दोनों पे का है, ठीक है, तो 1। और बॉन्ड पेयर कितना है? तो बॉन्ड पेयर एक दोनों प्राणी क्या वो है 3। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर होता है। अब क्षार किसको कहते हैं? ध्यान से समझो। क्षार उसको कहते हैं जो आसानी से अपना लॉन पेयर किसी को दे सके। क्या समझे? क्षार उसको कहते हैं, क्षार बेस भस्म उसको कहते हैं जो आसानी से लॉन पेयर डोनेट कर सके, अपना लॉन पेयर किसी को आसानी से दे सके। ठीक, तो अमोनिया के पास बताओ कि फालतू के 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? एक लॉन पेयर है ना, तो अमोनिया किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अमोनिया किसी को लॉन पेयर दे सकता है। अमोनिया कैन डोनेट 1 लॉन पेयर। तो एक लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये क्या है? क्षार, बेस। क्या है? बेस। अमोनिया लॉन पेयर दे सकता है, इसीलिए ये क्या है? क्षार। ठीक, अच्छा अब देखो कुछ और चीज बताते हैं इसमें, ध्यान से देखना। अमोनिया तक तो कहानी क्लियर हो गया, लॉन पेयर समझ गए, बॉन्ड पेयर समझ गए। अभी वो और बहुत बार आएगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, इंडिविजुअल टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे समझाएंगे डिटेल में। अभी बस जितना जरूरत था उतना बताएंगे। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं बच्चों, ये अमोनिया है, यहां से हम एक हाइड्रोजन निकाल लिए एक हाइड्रोजन, और इसमें हम जोड़ दिए एक एल्काइल, कोई कार्बन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जोड़ दिए, ई बन गया RNH। क्या बन गया? RNH2 बन गया। थोड़ा सा ऊपर करूं इसको, फिर हम लिखवा देंगे आपको, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था ललमुनिया। ठीक, और इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमाइन, या इसी को आप बोल सकते हो प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमाइन या एमीन, जो अच्छा लगे पढ़ो सही। प्राइमरी एमीन। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। फिर उसके बाद एक और हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से एक और हाइड्रोजन निकाल दो और एक और एल्काइल जोड़ दो। अभी क्या बन गया? R2NH। हाइड्रोजन निकल गया ना, ये बन गया R2NH। इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन, या आप इसको सेकेंडरी एमाइन भी बोल सकते हो, सेकेंडरी एमाइन। और लास्ट में एक और हाइड्रोजन बचा हुआ, इसका किडनी फेफड़ा खींच लो और एल्काइल जोड़ दो, अभी बन गया R3N। ठीक है, R3N, और इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी तृतीयक एमीन, टर्शियरी एमीन। ठीक है, इस सबका हिंदी याद करने का प्रयास मत करना, सब कुछ अंग्रेजी में ही होता है, यही है। हिंदी में भी टर्शियरी, अंग्रेजी में भी टर्शियरी। तृतीयक कौन बोलता है यार, संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो अमोनिया तो क्षार था, क्लियर है, क्योंकि मैंने सब आपको ऊपर बताया कि क्यों क्षार है, क्योंकि अपना लॉन पेयर किसी को दे सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, बॉन्ड बना के बच गया है, इसका अष्टक ऑलरेडी कंप्लीट है भाई, इस इलेक्ट्रॉन का इसको कोई जरूरत नहीं है, तो दे सकता, ले भाई ले। तो ये क्षार है। अब हमें ये पता करना है, अमोनिया से यही सवाल आता है, जेईई मेंस में डायरेक्टली 4 ऑप्शन बना के सवाल पूछा गया, इवन आईएससी में भी वही सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया को क्या करो आप
स्टेबिलिटी, इनकी बेसिसिटी के, क्षारीयता के बढ़ते क्रम में सजा दो। तो ये तो हमको पता है कि क्षार है। अब इस सबको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले आप एक बार पूरा के पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। हो गया? चलो देखो ये, अब ध्यान से देखो, ये है अमोनिया, ठीक, और ये है प्राइमरी एमीन RNH2, ये है सेकेंडरी एमीन RNRH, और ये है आपका टर्शियरी RNR, और सारे के सारे 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए सबके पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो बनता है। ठीक, अब हमें चेक करना है बच्चों क्षारीयता का क्रम, क्षारीयता का क्रम, ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, इन चारों में कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, इसको समझ गए, यहीं से हम फार्मूला निकाल देंगे, फिर अमोनिया, ललमोनिया, जुमोनिया जो भी आते रहे आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप देखो, इसके पास देने के लिए यही दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये R जो है बच्चों, ये तो प्लस आई है। R क्या है, प्लस आई है, और प्लस आई है तो ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा। ठीक है, पहले से लोन पेयर था ना, इसको और बढ़ा देगा, तो ये नाइट्रोजन और आसानी से लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, और जो जितना आसानी से लोन पेयर दे दे उतना बढ़िया क्षार। अम्ल में क्या बताए थे, जो जितना आसानी से H+ दे दे उतना बढ़िया अम्ल। अब यहाँ पे क्या करेगा, E+ और E+, दोनों प्लस आई, तो दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन। जब दोनों मिल के नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये। और यहाँ तो क्या ही कहना है, क्या ही कहना है, तीनों तरफ से किस किस को प्यार करूं, किस किस को प्यार करूं, यहाँ पे 3 तरफ से प्लस आई होगा, 3 तरफ से प्लस आई हो गया। ठीक है, तो 3 तरफ से प्लस आई हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो यहाँ पे पहाड़ खड़ा कर दिया, तो ये नाइट्रोजन और आसानी से डोनेट कर देगा। तो क्षारीयता का मतलब इजी डोनेट लोन पेयर, आसानी से लोन पेयर डोनेट करना चाहिए। तो कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, 3 डिग्री। और इसलिए आपको याद रखना है, इन जनरल, हम इन जनरल इसलिए लिख रहे हैं कि अमोनिया में एक एक्सेप्शन अपवाद भी है, वो अपवाद हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। या फिर आपको दिया रहे गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में इन गैस फेज, अमोनिया जनरली गैस फेज में ही रहता है। ठीक है, अमोनिया गैस ही है। अब जबरदस्ती आप इसको पानी में घुला दो तो और ही बात है, लेकिन हम अभी गैस फेज की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइन, एमाइन की क्षारीयता के क्रम अगर पूछे तो सबसे खराब क्षार है अमोनिया। हम लोग बोलते हैं ना अमोनिया क्षार, अमोनिया क्षार, यहाँ तो भैया लंका लग गया अमोनिया का। इससे सब बढ़िया क्षार है, क्योंकि इससे आसानी से लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता। तो सबसे खराब अमोनिया। उसके बाद 1 डिग्री, देखो भाई साहब 1 डिग्री है प्राइमरी, तो यही बता चुके हैं हम। इस सेकेंडरी और ठीक है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, तो गैसीय अवस्था में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल नहीं, सबसे बढ़िया क्षार।
तो यहां से भी यही साबित हुआ कि एमीन का जो क्षारीयता है, एमीन का जो क्षारीयता है वो समानुपाती होगा प्लस आई का, और व्युत्क्रमानुपाती होगा माइनस आई। अब माइनस आई लगा दीजिएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में के खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के खींच लेगा तो बेचारा कहां से इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो इसीलिए क्षारीयता कम हो जाएगा। तो अमोनिया में ये ध्यान रखना है, लेकिन कब, गैसीय अवस्था में। हाँ, अगर इसमें हम एक्वस मिला दें, एक्वस अमोनिया यानी पानी में घोल दें सबको, इन सबको क्या करें, पानी में घोल दें, तो वहां पे क्या होता है बच्चों कि जहां भी पानी में तो H2O है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। और दुनिया में कहीं भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के संपर्क में आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब आप इसको पानी में घोलोगे ना, तो वाटर का जो पॉजिटिव रिंग है, जैसे आप इसको पानी में घोल दिए, पानी में घोल दिए तो वाटर तो आएगा यहाँ पे OH, और OH आएगा तो इसका क्या होगा कि निगेटिव रिंग और इसका H2O पॉजिटिव रिंग मिलके और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ पे कहानी थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये आप याद रख सकते हो ट्रिक से, 231 यानी 2 डिग्री ज्यादा हो जाता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसको किसी अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि जो ये गैस फेज में है, अमोनिया गैस फेज में रहता है, तो अगर गैस फेज में है तो आपको ये वाला पालन करना है। प्लस आई पढ़ेगा एसिडिटी, सिंपल, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चन आ गया। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन जो हमने किया। चलो एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करवा देते हैं, जल्दी से देखो, एक बार फटाफट देखना। बात करते हैं इंडक्टिव का। इंडक्टिव हिंदी नाम क्या है, प्रेरक। कार्बन है और कोई ग्रुप है, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर के कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव उत्पन्न होता है उसी को प्रेरक प्रभाव कहते हैं। प्रेरक प्रभाव डिस्टेंस पे निर्भर करता है, दूरी पे, केवल सिग्मा बॉन्ड में होता है, ठीक है। और पार्शियल शेयरिंग होता है चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता बल्कि सिर्फ खींचा जाता है, ठीक है। 2 तरह के होता है, माइनस आई प्लस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, खींचने वाला, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जितने भी ये सब है नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, उसके बाद और भी एमाइन, ये सब ग्रुप सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। काश मजाक कर दें थोड़ा सा किए ना भाई, थोड़ा सा किए ना मजाक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व, प्रेरक प्रभाव में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से ध्रुवीकरण होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ध्रुवीकरण होता है? पहली का तो गलती, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है, यहाँ भी पाई है तो यहाँ भी काटो गलती। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो 2 ऑप्शन पहले कट जाता है, बाकी फाइटिंग सिर्फ 2 में। अब यहाँ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ध्रुवीकरण कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। आप याद करो, संचरण होता है, स्थानांतरण भी गलत लिखा हुआ है, सिर्फ संचरण होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है और उसी खिंचाव के कारण ध्रुवीयता उत्पन्न होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होता। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से हट के दूसरी जगह चला जाना, मतलब एक के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला और किसी दूसरे के ऑर्बिटल में समा गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से ध्रुवीकरण। और शुरू में डिफिनेशन ही लिखवाए हैं, डिफिनेशन ही लिखवाए हैं कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जो ध्रुवीकरण उत्पन्न होता है उसको प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस आई प्रभाव का सही क्रम है। आप याद करो, प्लस आई प्रभाव का सही क्रम हम बताए थे कि जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो
हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा मिथाइल से, ऐसा हो नहीं सकता है। अब एक गो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा 2 गो कार्बन से, बिल्कुल नहीं हो सकता। और 3 गो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 गो कार्बन कैसे देगा भाई, हो ही नहीं सकता है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा मिथाइल, बिल्कुल सही। मिथाइल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इथाइल, क्योंकि 2 गो कार्बन आ जाएगा। और यहाँ पे ये ज्यादा देगा, यानी ये बिल्कुल सही है। बाकी सब उलट पुलट कैसे लिखा हुआ है, गलत। तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस परमाणु का प्रेरक प्रभाव का मान किसी दूसरे परमाणु के सापेक्ष शून्य होगा? सुनो, वो जो हम -I ग्रुप और +I ग्रुप लिखवाए हैं ना पिछले वीडियो में, तो जितना भी वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो सब के सब हाइड्रोजन के सापेक्ष कैलकुलेट किया गया है। हाइड्रोजन को मान लिया 0 और उसके बाद हाइड्रोजन के सापेक्ष कौन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और हाइड्रोजन के सापेक्ष कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 0 किसका होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा अधिकतम -I प्रभाव अपेक्षित है? इनमें से किसके द्वारा? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में दें। क्यों? क्योंकि पूरा ऑर्डर आपका हम -I का लिखवा दिया है। तो जब वो ऑर्डर आपको याद रहेगा तभी आप इसमें चूज कर सकते हो कि किसका -I ज्यादा है। तो हमको आंसर दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल सा सवाल है। जो ऑर्डर हम लिखवाए हैं -I का, उसको एक बार देख लो, आप आराम से आंसर कर दोगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि किसका -I ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अम्ल, बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही हलवा सा, मैंने इससे बड़ा बड़ा सवाल करवाया अभी। निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? ये सारा क्वेश्चन NCERT फिंगर टिप्स का है, जो नीट के लिए स्पेशल है। निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? देखो भाई, देखो जरा, अभी अभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाया। ये इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो हो गया। अब ग्रुप चेक करो। आयोडीन -I प्रभाव, ब्रोमीन -I प्रभाव, क्लोरीन -I प्रभाव, क्लोरीन -I प्रभाव, सब तो -I प्रभाव है। सब एसिडिटी बढ़ाएगा और सबका संख्या भी बराबर है और सबका दूरी भी बराबर है। आप क्या करोगे? लास्ट में देखोगे भैया पावर, पावर क्लोरीन का ज्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का। तो जिसका पावर ज्यादा होगा वही अच्छा एसिड होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, माइनस को कम कर देगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल नहीं है, तो ये लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरा लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों के पास, क्योंकि सारे लड़के इसको देख नहीं पा रहे हैं और इतना अच्छा कंटेंट है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दो। और लास्ट में घंटा बजा देना भाई, ठीक है, घंटा बजा के और ऑल कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है और बाद में आपको समझ में आएगा कि आप अगर इसका नोट्स नहीं बनाते हो तो कितना बड़ा मिस करते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।